नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है, जबकि वैश्विक विकास दर है 3.2%। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। नवंबर में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई, जो अप्रैल के बाद सबसे कम है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में आज राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत का मुकाबला आज मलेशिया से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ये वार्ता राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर एक घनिष्ठ साझेदारी का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के विरुद्ध जॉर्डन के दृढ़ दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद से निपटने में एक समान दृष्टिकोण को साझा करते हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के प्रयासों के प्रति जॉर्डन के सशक्त समर्थन को दोहराया। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक और कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, पर्यटन और विरासत, सांस्कृतिक और जन संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $2.8 अरब का है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की डिजिटल भुगतान प्रणाली और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बीच सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। इस यात्रा के दौरान 5 समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और पेट्रा और एलोरा के बीच जुड़वा शहरों की साझेदारी शामिल है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन यात्रा के दूसरे दिन आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम 2 दिन की यात्रा पर इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ व्यापक विचार विमर्श करेंगे। ग्लोबल साउथ के देशों में साझेदार होने के कारण प्रधानमंत्री की ये यात्रा मित्रता के निकटतम संबंधों को सशक्त बनाने और द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि इसी महीने में प्रधानमंत्री दूसरी बार अफ्रीकी महाद्वीप की धरती पर कदम रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय कंपनी
कंपनियों की ओर से निवेश बढ़ाने, कृषि, खनन, डिजिटल सहयोग, सौर ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापक स्तर पर बातचीत होने की उम्मीद है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, आदिस अबाबा, इथियोपिया। भारत और इथियोपिया शिक्षा, कौशल और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में साझेदारी का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। भारत विभिन्न छात्रवृत्तियों के जरिए इथियोपिया के विद्यार्थियों और पेशेवरों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में इथियोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने कहा कि इथियोपिया में भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपति या पंजीयकों के समक्ष कई अध्यक्षों या उपाध्यक्षों ने ICCR तथा अन्य सरकार प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में अध्ययन किया है। इथियोपिया में भारतीय मूल और इथियोपिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक बात रही शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश के संबंधों का, तो एक दौर था जब प्राइमरी स्कूल से लेकर के पोस्ट डॉक्टरल तक जो इंस्ट्रक्टर्स थे, टीचर्स थे, वो भारतीय मूल के ही थे। लेकिन समय के साथ हमने ये अपनी जो स्किल्स है इथियोपियंस को ट्रांसफर कर दिया। निश्चित तौर से शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है दोनों देशों के संबंधों में, और इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के आगमन में इथियोपियन भी हम ही जितने उत्सुक हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना नेता भी मानते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के 7 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज कर्नाटक के मालवल्ली में आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी जी की 1066वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 3.2% वैश्विक विकास दर की तुलना में भारत 8.2% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सभी वैश्विक संस्थाएं देश के विकास के अनुमानों को बढ़ा रही हैं। वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के जवाब में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में की गई एक नकारात्मक टिप्पणी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया की मांग पर प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने बल दिया कि भारत को 3 प्रमुख वैश्विक एजेंसियों DBRS, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और R&I से रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुए हैं और भारत ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। लोकसभा में कल विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेज दिया गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल जम्मू की विशेष NIA अदालत में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा कि उसने पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा LET और इसके सहयोगी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF समेत इस मामले में 7 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA ने बताया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा धार्मिक आधार पर लक्षित हत्याएं करने के लिए ये हमला किया गया। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे। भारत में इस वर्ष नवंबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई। ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अप्रैल के बाद से सबसे कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 3.9% के निचले स्तर पर आ गई। शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5% हो गई। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है।
हर साल इस दिन देश उन वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करता है जिनकी कहानियां राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी हुई हैं। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया था। दुबई में खेले जा रहे क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सवेरे 10:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में कुल 8 एशियाई टीमें 2 समूहों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भारत को मेजबान यूएई, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल ग्रुप बी में है। दोनों समूहों से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कल सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे साथ सहयोगी सरफिरोजी। धन्यवाद मुनीश। राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों को सुर्खियों में जगह दी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गहराते प्रदूषण की समस्या को सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रदूषण गंभीर, सर्वे में 82% ने कहा करीबी बीमार पड़े। पत्र ने सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को बॉक्स में प्रकाशित कहा है, जिसमें कहा गया है कि महानगरों में एक वर्ग ऐसा है जिसकी लाइफस्टाइल प्रदूषण की समस्या पैदा करती है, खमियाजा गरीबों को झेलना होता है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रेड जोन में NCR, सांसों पर संकट। हिंदुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, प्रदूषण से दिल्ली वालों की उम्र 2 साल तक घटी। अखबार ने घने कोहरे के कारण 228 उड़ानें रद्द होने, 90 रेलगाड़ियां देर से दिल्ली पहुंचने और एक्सप्रेसवे पर जानलेवा हादसों की खबर को भी सचित्र प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के समाचार को भी सभी अखबारों ने वरीयता दी है और इन यात्राओं के उद्देश्य और प्रभाव दोनों का विश्लेषण विस्तार से प्रकाशित किया है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है, जबकि वैश्विक विकास दर 3.2%। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में आज राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत का मुकाबला आज मलेशिया से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।